कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1982 के बहुचर्चित गीत के साथ। मैंने कहा था मैं आऊंगा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। देखे धोखा मगर रास्ता काट कर, देखे धोखा मगर रास्ता काट कर, अपने चाहने वालों के मैं दिल में समा गया। मैंने कहा था मैं आऊंगा, वादा किया था मैं आ गया। दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे छा गया। दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे छा गया है। करते हुए मेरी बातें, अरे गुजरे हजारों की रातें। ऐ हसीनों सुनो दिल जरा थाम लो, ऐ हसीनों सुनो दिल जरा थाम लो। फिर न कहना तालिम सबकी नींदें उड़ा गया। मैंने कहा था मैं आऊंगा, वादा किया था मैं आ गया। दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे छा गया। सारा शहर जानता है, अरे सूरत ये पहचानता है। इस जहां में कहीं कोई मुझ सा नहीं, इस जहां में कहीं कोई मुझ सा नहीं। मैं सबके दिल में अपनी तस्वीर लगा गया। मैंने कहा था मैं आऊंगा, वादा किया था मैं आ गया। दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे छा गया। मैंने कहा था मैं आऊंगा, वादा किया था मैं आ गया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं
जो तुमको सुनानी है। और हमने जो है वो ये आपको वादा किया था कि पिछली बार जो जितेंद्र साहब का किस्सा था उसको हम इस एपिसोड में जो है वो कंप्लीट करेंगे और कुछ ट्रिविया में आगे बढ़ाएंगे और कुछ हम अपनी जो हॉरर की बातें कर रहे थे, तकनीक की बातें कर रहे थे, उसको भी लेंगे। बहरहाल ये फिल्म थी आमने सामने 1982 की। R.D. बर्मन साहब का संगीत था, अनजान साहब जो थे उसके गीतकार थे और मैंने कहा था मैं आऊँगा, बड़ा ही चर्चित डिस्को गीत था और ये बड़ा मशहूर हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती साहब थे इसमें जिसके ऊपर ये फिल्माया गया था। अब हम बात करते हैं क्योंकि जो सामने जो अब हमारे बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आप ये किस्सा बता रहे थे जितेंद्र का उसे तो पूरा कीजिए, उसके बाद ही कहीं और जाइएगा। तो लीजिए साहब इस किस्से को अब जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो हुआ ये था कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्या ना बताऊं, चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूं कि भाई अब जो हेमा मालिनी के साथ पिक्चर साइन करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर दी थी जितेंद्र ने। उन्होंने कहा था मेरा पारिश्रमिक भी आप ले लीजिएगा, किसी तरीके से मना लिया था। लेकिन जब वो फिल्म जो है वो उन्होंने साइन करवा ली हेमा मालिनी के लिए, तो उसके बाद जो है वो सुबोध जी बोले कि भाई अब हमने तो जो है उन्होंने जो दूसरा जो हीरो था वो शशि कपूर साहब को ले लिया इस फिल्म में। बड़े मायूस हो गए थे। फिर वो LV प्रसाद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अभी अपनी फिल्म के लिए कोई दूसरा हीरो नहीं लिया है, तो तुम आ जाओ। और वो फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। अब जब भी वो शशि कपूर और हेमा मालिनी जी की शूटिंग के जो फोटोग्राफ्स थे वो मैगजीन पे देखते थे तो बड़े दुखी होते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, अब उनकी फिल्म जीने की राह जो है वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यानी कि जो LV प्रसाद साहब की जो फिल्म थी जीने की राह वो बहुत बड़ी हिट हुई और हेमा मालिनी और शशि कपूर की फिल्म अभिनेत्री जो है वो चल ना सकी। अब इंसान अपनी तरफ से कुछ और चाहता है मगर नियति कुछ और चाहती है। अब ये तो होता ही है। अब जीतू जी बहुत नेक, साफ दिल और परोपकारी इंसान हैं। वो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो ऊपर वाले ने उनके लिए एक अच्छा कुछ सोचा ही होगा, ये हम मानते हैं। अब जो फिल्मों में आप करना चाहते हैं और जो आप करना चाह रहे थे वो हो गई फ्लॉप और जो आप नहीं करना चाहते थे वो हो गई सुपर हिट। अब इसी बात पर जो है इमाम बख्श नासिख साहब का एक शेर याद आ रहा है, जुस्तजू करनी हर एक अम्र में नादानी है, जो कि पेशानी पे लिखी है वो पेशानी है। अब वही जो है इसी बात के साथ कि जीतू जी ने हेमा मालिनी के साथ गहरी चाल, खुशबू, किनारा, मुजरिम आदि बहुत सारी फिल्में करी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जीतू जी जब खुद एक सुपरस्टार बन गए तब उन्होंने की। अब जीने की राह के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और लता जी को बेस्ट सिंगर का। तो आज जो है मुझे याद तो आ रहा है जीने की राह का ये गीत जो था, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, मगर हम ये गीत नहीं सुनेंगे। हम सुनेंगे बड़ा ही दिलकश गीत था, जितेंद्र और रेखा पे जो है ये फिल्माया गया था। गायक कलाकार थी आशा भोसले, R.D. बर्मन साहब का संगीत था। 1980 की फिल्म थी। फिल्म का नाम था जल महल। और ज़िंदगी को जब हमारा, इस तरीके के कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जिंदगी को जब हमारा गम आज ही है जिंदगी, आज ही है मौत भी, कल कहाँ है, कल किसने देखा है। दम लगे जब तक के दम में
तक के दम रहे जिंदगी को जब हमारा गम नहीं, हमको भी क्यों जिंदगी का गम रहे। ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और देखिए, वादे के मुताबिक मैंने जो है वो जितेंद्र साहब का किस्सा आपको पूरा सुना दिया। अब ये किस्से का हिस्सा जो है वो अगले जो है वो कार्यक्रम में शुरू करेंगे फिर से। तब तक जो मैंने ये जो छेड़ रखा है शोध कार्य और कुछ जो है वो फिल्म ट्रिविया, इस पे जो है वो बात करते हैं। अब जो मैं आपको पिछली बार बता रहा था, जो ये ट्रिविया में बता रहा था कि फिर वही तलाश जो सीरियल जो है वो दोपहर में शुरू हुआ था। अब दूरदर्शन ने जो है उसको टारगेट किया था घरेलू महिलाओं पर, और जो प्रेम कहानी थी नरेंद्र और पद्मा की वो उससे जुड़ता चला गया था जो हमारा जो लिखने वाला है। और इसमें एक कॉन्ट्रास्ट भी था। सकुचाई हुई पद्मा की शोक सहेली थी शहनाज, मुफलिस और मजबूत नरेंद्र के बरक्स था आत्मविश्वास से भरा हुआ किरदार कैप्टन सलीम, जो शहनाज से प्रेम करता था। पूरे 22 एपिसोड बस इन्हीं 4 किरदारों के इर्द गिर्द जो है वो ये ताना बाना बुना हुआ था। और इनकी खुशियाँ, इनकी चिंताएं, परेशानी, शरारतें, कभी उम्मीदों से भर उठना और कभी आसपास निराशा के बादल घिर जाना। लेकिन ये लेखक और निर्देशक की खूबी थी कि उन्होंने तमाम छोटे छोटे किरदार भी बखूबी लिखे। और उससे सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया नरेंद्र के पिता बने वीरेंद्र सक्सेना और उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की तारा के रोल में हिमानी शिवपुरी ने। संभवतः हिमानी शिवपुरी को इस सीरियल में पहला ब्रेक मिला था। ये देखिए कैसे कैसे उदय होता है और किस किस का उदय होता है। अब हम आते हैं, जो हमारा उदय हो रहा है, मुझे याद आ रहा है एक बड़ा ही दिलकश गीत था। रीना रॉय और डैनी के ऊपर जो है वो फिल्माया गया था। फिल्म थी करिश्मा, 1984 की। R.D. बर्मन साहब का संगीत था और गीतकार थे गुलशन बावरा। बोल भी कुछ ऐसे थे, एक हसीन लाखों में। अब ये जो गीत है इसमें क्या है कि आशा भोसले जी तो हैं ही, लेकिन कविता कृष्णमूर्ति जी की भी आवाज़ है। यानी 1984 वो साल था जहाँ से कविता कृष्णमूर्ति जी भी जो है वो स्ट्रीमलाइन में काफ़ी उभर कर आ रही थी। ये गीत सुनते हैं और फिर जाएंगे हॉरर पर।
सोचो न दूर कि हर पल हंसी हो, फिर जिंदगी का मजा है। ले दे के प्यार ही दिल की खुशी है, दुनिया में बस और क्या है। हम है जहाँ वहाँ है, प्यार के ही खजाने। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। एक हसीना आँखों में उसके लाखों दीवाने, दूर दूर से आए दिल का हाल सुनाने। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। जाओ जहाँ भी करते हैं मन चले, आँखों से ऐसे इशारे। क्या इनको देखना, क्या इनका सोचना, सब है ये उल्फत के मारे। मिलते हैं कैसे कैसे आशिके मस्ताने। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। एक हसीना आँखों में उसके लाखों दीवाने, दूर दूर से आए दिल का हाल सुनाने। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। ये है जी हाँ हुस्न का करिश्मा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम जो है बड़ी सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब हम लौटते हैं संगीत और ध्वनि प्रभाव पर, जो कि हम जो शोध पढ़ रहे हैं कि समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन। तो उसमें है कि भाई ये ध्वनि और संगीत का जो प्रभाव होता है। अब हमने ये देखा कि अधिकांश डरावनी फिल्मों में संगीत आने वाली हिंसा या डरावनी घटनाओं का वर्णन करने में सक्षम होता है। अब ये तो बात सही है। किंगस्टन विश्वविद्यालय का जो शोध था उसके बारे में भी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि भाई सबसे जो शोर करने वाली जो हॉरर फिल्मों में जो वस्तु देखी गई वो महिला चीख थी। अब संगीत का स्वर एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह फिल्म के लिए एक विशिष्ट वातावरण बनाता है। यह दर्शकों को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई लागू की जा रही है, या यह समझने के लिए कि चरित्र क्या महसूस कर रहा है। तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं ये तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन संगीत का उपयोग किसी चरित्र की आंतरिक भावनाओं का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। डरावनी फिल्मों में संगीत का उपयोग आमतौर पर चरित्र की आंतरिक उथल-पुथल, दर्द या भय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिससे दर्शकों को पता चलता है कि वह खतरे में हो सकता है या उसके पास कुछ भयानक होने वाला है। अब भले ही संगीत में कई प्रकार के संगीत हैं जिनका उपयोग विभिन्न डरावनी फिल्मों में किया गया है, इनमें से कुछ सामान्य सम्मेलनों में शामिल है। पृथक उपकरणों का उपयोग अक्सर एक महत्वपूर्ण घटना के ठीक होने से पहले जो दर्शकों को असहायता के विषय को जोड़ने में मदद करता है, ऐसे पृथक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। या लंबे रहस्यपूर्ण नोट्स अक्सर दर्शकों को झटका देने में मदद करने के लिए छोटे तेज नोटों के विपरीत मदद करते हैं। यानी कि एकदम से कोई नोट बजा, और नोट्स मतलब लिखने वाला नोट नहीं भाई, वो जो नोट्स जो म्यूज़िक में बजते हैं। अब ये जो सामने जो शख्स बैठे हैं वो बोले भाई जब तक आप इसको बताएंगे नहीं तो आजकल का सोशल मीडिया नोट्स तो सिर्फ वो नोट्स लेता है, यानी वो माइक्रोसॉफ्ट नोट्स और ये नोट्स और वो नोट्स और खैर बहरहाल हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक के नोट्स की।
अब म्यूजिक के नोट से बात करते करते मुझे याद आ रही है एक फिल्म थी बॉन्ड 303 जो आई थी 1985 में। जो इसके जो बोल थे वो थे दिल अगर जवान है तो। R.D. बर्मन साहब का संगीत था और किशोर कुमार जी की बाकमाल आवाज़ थी। जितेंद्र और परवीन बॉबी पे जो है ये फिल्माया गया था। इसको सुनेंगे और लौटेंगे, ट्रिविया की बात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अरे जू 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 दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है, और जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है। अगर जवान है तो आदमी जवान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। और दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। जीना है तो दुनिया में जीना है तो दुनिया में अपना रंग जमा के जी, मस्ती का ये पैमाना सबसे टकरा के पी। अरे जीना है तो दुनिया में अपना रंग जमा के जी, मस्ती का ये पैमाना सबसे टकरा के पी। प्यार के नशे में झूम इसमें तेरी शान है, और जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है, और जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। बिना पिए ही आता है, बिना पिए ही आता है दिल को जोश जवानी में, किसको रहता है यारो होश जवानी में। अरे बिना पिए ही आता है दिल को जोश जवानी में, किसको रहता है यारो होश जवानी में। जवानी एक तीर बाकी जिंदगी कमान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। अरे दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और हम जो है वो हॉरर की भी बात कर रहे हैं, इस शोध की बात कर रहे हैं, और कुछ हमने फिर वही तलाश जो एक सीरियल था उसकी भी बात करी। उसमें हमने ये भी बताया कि हिमानी शिवपुरी जो हैं वो कैसे, मतलब अमूमन लगता है कि ये उनका जो पहला ब्रेक जो था वो इस सीरियल से मिला था। अब बड़ा ही पुराना जो ज़माना है वो 80 के दशक का वो याद आ जाता है। अब कुछ किरदारों की भी बात करी थी हमने। बहरहाल हमारा नंबर है 8010781078। आप ज़रूर बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, ताकि हम जो है उस तरीके के और भी प्रोग्राम बनाते रहें। इसके बारे में अगर हम बताएं तो मुख्य किरदार तब नए थे। कहानी के नायक नरेंद्र का किरदार निभाया था डॉक्टर अश्विन कुमार ने। मूल्यों पर भरोसा करने वाला एक ऐसा इंसान जो जीवन की ख्वाहिशें और ज़रूरतों के द्वंद्व में उलझा हुआ है। अश्विनी कुमार को हम बहुत शानदार अभिनेता नहीं कह सकते, मगर यही बात इस सीरियल के लिए शायद उनकी खूबी बन गई। वह इतने आम से दिखते थे कि लगता ही नहीं था कि कोई अभिनय कर रहा है। हालांकि सीरियल के बाद उन्होंने पूरी तरह अभिनय छोड़ दिया और फुल टाइम डॉक्टर बन गए थे, ये अलग बात है। पर डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके के लोग भी जो है इस पेशे से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे ही सरल सहज थी पूनम रेहानी, जिन्होंने चुपचाप सी रहने वाली पद्मा का किरदार निभाया था। उन्होंने भी सीरियल के बाद कहीं और अभिनय नहीं किया। कहते हैं मैंने प्यार किया के लिए उनका ऑडिशन हुआ था, मगर मना करने पर वह एक रोल कच्ची धूप से सामने आई भाग्यश्री को मिल गया था। अब ये भाग्य की बात है। अब नीलिमा अजीम को हम सब जानते हैं। उन्हें उनकी पूरी शौकी के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में देखना हो तो फिर वही तलाश ज़रूर देखनी चाहिए। इनके प्रेमी बने कैप्टन सलीम का रोल किया था राजेश खट्टर ने, जो नई जनरेशन के लिए अभिनेता ईशान खट्टर के पिता भी हैं। अब ये देखिए कहाँ से कहाँ जुड़ जाती हैं चीज़ें। अब मुझे याद आ रहा है जानी दिलबर जानी, एक गीत था जितेंद्र और परवीन बॉबी के ऊपर फिल्माया गया था। किशोर कुमार की आवाज़ और आर डी बर्मन साहब तो वही हैं। रक्षा का ये गीत लेते हैं और लौटते हैं। दिलबर जानी
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट पे, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं और बहुत पुरानी हैं और तुमको ही सुनानी है। अब क्या करें, अब ये बड़े सारे हमारे पास जो हैं वो संदेश आ रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा हॉरर भी सुनाएं, थोड़ा ज़्यादा ट्रिविया को सुनाएं, क्योंकि बड़ा दिलकश लग रहा है कि आपने जो जो लोगों की बात करी और जिन जिन चरित्रों को आपने टच किया था वो तो पुराने हमारे जहन में उतरे हुए कुछ एक चरित्र थे। अब चलिए ठीक है, तो हम ये ट्रिविया की बात कर लेते हैं और ये जो हम बात कर रहे हैं संगीत और ध्वनि को, इसको हम जो है वो थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम इस ट्रिविया पे जाएंगे। तो हमने ये बताया था आपको कि अब जो अमूमन 3 तरीके से, जैसे पृथक, लंबे और पिच टोन, इस तरीके के जो हैं वो नोट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। पृथक उपकरणों का उपयोग अक्सर महत्वपूर्ण घटना होने से ठीक पहले किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब लंबे रहस्यपूर्ण नोट्स अक्सर लोगों को झटका देने में मदद करते हैं। अब आता है पिच टोन। पिच टोन के चरम लेकिन जानबूझकर परिवर्तन, उदाहरण के लिए कम लंबे पीतल के नोट जो दर्शकों को तुरंत तनाव महसूस करने के लिए अचानक बहुत तेज उच्च पिच वाले नोट्स में बदल दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप म्यूज़िक को फील करें तो ये बड़ा धीरे से इस तरीके से जो है वो साउंड होता था। अब डरावनी फिल्मों के भीतर उपयोग कर रहे जाने वाले मुख्य रूढ़िवादी ध्वनियाँ प्रभाव में शामिल हैं चरमराते दरवाजे, पदचाप, भेड़िए की गर्जनाहट, उल्लू की हुटिंग, चमगादड़, गूंज की आवाज़, तूफान, भारी श्वास यानी सांस लेना और दिल की धड़कन, कपड़ों की आवाजाही आदि। अब ये सभी अलग अलग ध्वनि प्रभाव एक डरावनी फिल्मों के रूढ़िवादी ध्वनि प्रभावों के अनुरूप होते हैं, इसलिए ये दर्शकों को शैली को आसानी से स्थापित करने की अनुमति देता है। और मुझे जो है वो अनुमति दी जा रही है कि अब आप जो है वो एक गाना और बजाएं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा गाना लूँ। अब हमने रक्षा जो है वो उसको तो टच कर लिया था। अब मुझे लग रहा है एक बड़ी दिलकश जो है फिल्म थी जिसका नाम था टैक्सी टैक्सी। किशोर कुमार की आवाज़ थी, रमा विज और अमोल पालेकर पे फिल्माया गया था। अब इसका जो म्यूज़िक दिया था वो हेमंत भोसले साहब ने दिया था और इसके जो गीतकार थे वो थे मजरू सुल्तानपुरी। बड़ा ही दिलकश सा गीत है टैक्सी टैक्सी फिल्म का, जीवन में हम सफ़र। इसे सुनते हैं हम सफ़र और उसके बाद आप मेरे प्रोग्राम के हम सफ़र लौट के आएँ और बड़ी सारी बातें करेंगे हम आपके साथ। जीवन में हम सफ़र रुक क्यों गए? गाओ ना, रास्ता कट जाएगा। ला 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 ला। जीवन में हम सफर मिलते तो हैं जरूर, पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। जीवन में हम सफर मिलते तो हैं जरूर, पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। जीवन में हम सफर। अजब राह में जिंदगानी है खोई, के ढूंढो किसी को तो मिलता है कोई। अजब राह में जिंदगानी है खोई, के ढूंढो किसी को तो मिलता है कोई। कब उम्र भर साथ चलता है कोई। जीवन में हम सफर मिलते तो है जरूर,
पर खो जाते चल के थोड़ी दूर, जीवन में हम सफर। हमदम साथी मेरे दिल जिगर के, कहाँ छुप गए मुझको आवारा करके। हमदम साथी मेरे दिल जिगर के, कहाँ छुप गए मुझको आवारा करके। मैं थक गया जुस्तजू करते करते, जीवन में हम सफर। मिलते तो हैं जरूर, पर खो जाते चल के थोड़ी दूर, जीवन में हम सफर। मिलते तो हैं जरूर, पर खो जाते चल के थोड़ी दूर, थोड़ी दूर, थोड़ी दूर, थोड़ी दूर। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं शोध की भी बात कर रहे हैं। ये समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन। और हम फिल्म ट्रिविया की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एक जो सीरियल है उसको भी हमने टच किया, उसके बारे में भी आपको बताया, और कैसे कैसे आपको बताया कि कौन कौन जो है वो फिर वही तलाश के ज़रिए जो है, चाहे वो उनका जो है वो जनरेशन हो या वो खुद हो, कैसे स्थापित हुए। अब लेख टंडन जो है उन्होंने कई सफल फिल्में बनाई। अब इसका निर्देशन भी जो है वो लेख टंडन साहब ने किया था, मगर 80 के दशक में उनके लायक सिनेमा नहीं बन रहा था, तो शायद उन्होंने दूरदर्शन का तब जो है ये रुख किया होगा। ये उनका पहला सीरियल था। उन्होंने रेवती सरन शर्मा की कहानी को बड़ी सावधानी से जस का तस स्क्रीन पर उतार दिया था। असल जादू तो रेवती सरन जी की कहानी का ही था। अब उनके रग रग में रेडियो नाटक बसा हुआ था। टेलीविज़न की कई यादगार फिल्में और नाटक होने के बावजूद वे अंत तक खुद को रेडियो वाला ही कहते रहे। इनके कई लोकप्रिय रेडियो नाटक बरसों बरस सुनने वालों को याद रहते हैं। अब मैं ये जो आपको बता रहा था वो इस वजह से भी बता रहा था कि रेडियो का अपना एक जलवा रहा दोस्तों, और जलवा है दोस्तों। अब ये जो शख्स थे रेवती सरन जी, ये अपने आप को रेडियो वाला ही कहते रहे। अब हालांकि इनके जो रूपांतर हुए, जो इनके लेखों का, कहानियों का, जो वो तो हुआ ही, लेकिन ये अपने आप को रेडियो वाला ही समझते थे। अब मुझे याद आ रहा है कि हमें समझना चाहिए आशा भोसले जी की आवाज़ में 1978 में दिल और दीवार का जो यही गाना था, ये धुआं, बड़ा ही दिलकश है और सारिका जी पर जो फिल्माया गया है। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद लौटेंगे, ट्रिविया की बात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ये तो मेरा दिल जल रहा है, ये तो मेरा दिल जल रहा है। ये धुआं कहाँ से उठ रहा है, ये तो मेरा दिल जल रहा है, ये तो मेरा दिल जल रहा है।
वेलकम बैक दोस्तों। अब ये जो आपने गीत सुना, ये धुआं बड़ा दिलकश गीत था। लेट 70s में इस तरीके की फिल्में बड़ी आती थी और डिस्को नंबर होना जो है वो अमूमन वो देखा गया था। आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। मुझे लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना ये जो शो सुना रहे हैं, अब आप इसका जो अगला जो विषय है जिसमें प्रकाश और रंग प्रभाव है उसको रोक के अगले हफ्ते सुनाइए। घड़ी कह रही है कि भाई आप अपना ये प्रोग्राम समेटें, पर आप जो ये ट्रिविया की बातें थोड़ी सी और बताइए। तो चलिए साहब, हमने आपको लेक टंडन साहब की बात बताई और फिर हमने ये भी बताया कि रेडियो वाला जो है वो किसे कहा जाता था, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि फिर वही तराश दरअसल उनके ही एक छोटे 1 घंटे भर के रेडियो नाटक फिर उसी वीराने की तलाश की पुनः प्रस्तुति थी। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं रेडियो वाला साहब की, रेवती सरन जी की, उनका एक रेडियो नाटक था जो था कि फिर उसी वीराने की तलाश, जो कि 1 घंटे का था, उसी पर इन्होंने ये जो है ये सीरियल बना डाला था। अब इस रेडियो नाटक के राजन और रमा टेलीविज़न में आकर नरेंद्र और पद्मा बन गए। चुलबुली शहनाज रेडियो में भी थी और टीवी में भी। उनका नाम नहीं बदला गया, बस उनकी प्रेम कहानी को टीवी में विस्तार मिल गया। अब कहानी बस इतनी सी थी कि पढ़ाई के लिए शहर आए एक नौजवान को किसी परिचित की मदद से शहर के एक रईस के आउट हाउस में रहने की गुंजाइश मिल जाती है और संयोग से उस अमीर व्यक्ति की बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ती है।
परिस्थितियां इस तरह करवट लेती हैं कि दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, मगर लड़की को मजबूरन किसी और से शादी करनी पड़ती है। एक दिन वह अपने पति की फैक्ट्री में ही उसी युवक को नौकरी करते देखती है। वह उससे मिलने जाती है और कहती है कि कई साल बीतने के बाद भी वह उसको नहीं भूल पाई और अपने पति से तलाक लेकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ तक की कहानी दोनों में एक जैसी है, मगर टीवी में अंत जो है वो सीरियल में जो है वो बदल दिया गया है। अब ये क्या बदल दिया गया है, मैं ये चाहूँगा कि आप इसे देखें। अब इसको कहानी को हम यहाँ पर जो है वो रोक देते हैं, क्योंकि घड़ी भी हमें रोक रही है। घड़ी कह रही है कि भाई अब आप जो है वो अपने इस कार्यक्रम को जो है वो रोक दें। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है दोस्तों, तो क्या करें। तो मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी अंगारे 1986 की, राज बब्बर और स्मिता पाटिल पे फिल्माया गया था। ये गीत अन्नू मलिक साहब ने संगीत दिया था और किशोर कुमार साहब की बाकमाल आवाज़ में था। बोल कुछ ऐसे थे, प्यार करते हैं जिसे। इस गीत को सुनते हैं। अगले हफ्ते लौटेंगे एक और संस्करण के साथ, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हॉरर की जो अब जहाँ पर हम छोड़ गए हैं कि प्रकाश और रंग के प्रभाव को भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। स्वस्थ रहिएगा, हमें लिखते रहिएगा। आपका अनिल सेठ, धन्यवाद। कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है। तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है। तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। मैंने चाहा था तुझे बस, मुझको इतना याद है। मैंने चाहा था तुझे बस, मुझको इतना याद है। और उन यादों से अब तक दिल मेरा आबाद है। भूल को मसला किसी ने, भूल को मसला किसी ने, भूल क्यों बदनाम है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है। तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है।
उठेगी, तुझ पे जो उंगली उठेगी, मुझ पे वो इल्जाम है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है। तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है। तुम हो मेरी जान, दुनिया से